ओम नमस्ते जी। ओम का उच्चारण ओम। हाँ, कुछ विलंब इस कारण से हुआ है कि कल हमारे यहाँ एक संस्कार होना है, संन्यास आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। तो उस सिलसिले में कुछ अचानक अतिथि मेरे पास आ गए थे, तो समय को देख नहीं पाए हम उनके साथ। मैंने सोचा जल्दी हो जाएगा, तो ज़्यादा समय उसमें लग गया और आपको सूचित नहीं कर पाया। एक हमारे मित्र हैं जो मुनि सत्यजीत जी के साथ पढ़े हुए हैं, वो अभी संन्यास आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं कल। तो उनका कल संस्कार है यहाँ हमारे यहाँ। तो आप लोग भी ऑनलाइन से देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो। समय क्या होगा स्वामी जी? प्रातःकाल 10 बजे से प्रारंभ होगा, 10 से 1 बजे के बीच में चलेगा। लिंक भेज देना स्वामी जी। वानप्रस्थ साधक आश्रम का जो आप सबको पता है वो चैनल, उसको आप खोलेंगे तो वो अपने आप वो लाइव दिखाई देगा, तो आप उसको ऑन कर लीजिएगा। जो वानप्रस्थ साधक आश्रम के नाम से जो यूट्यूब चैनल बना हुआ है, जो आपके पास कई बार भेजा हुआ है, तो उसको आप खोलेंगे और लाइव दिखाई देगा आपको। तो फिर उसमें आप क्लिक करेंगे तो अपने आप आपको दिखाई देगा। जी समझ गए। जी जी स्वामी जी, उनका शुभ नाम क्या है जी? वो सब आपको कल पता लग जाएगा। हाँ जी, तो अब अपने क्लास को प्रारंभ करते हैं जी। न्याय दर्शन के प्रथम अध्याय के द्वितीय आहनिक के 13वें सूत्र को लेकर के विचार चल रहा है। प्रसंग है छल का, जो 16 पदार्थों में 14वां पदार्थ है। और इस छल के 3 भेद बताए थे: वाक् छल, सामान्य छल और उपचार छल। वाक् छल को लेकर के हमने समझ लिया है, सामान्य छल को समझना है। और यहाँ जो सूत्र है, इस सूत्रार्थ को समझने का प्रयत्न करेंगे तो भाष्य थोड़ा समझ में आसानी से आपको आ जाएगा। संभवतो अर्थस्य अति सामान्य योगात् असंभूतार्थ कल्पना सामान्य छलम। संभवतः अर्थस्य, संभव अर्थ को षष्ठी विभक्ति में है। संभवतः अर्थस्य, संभव अर्थ को। अब संभव अर्थ को का मतलब यहाँ पर थोड़ा हमको समझना है। वक्ता किसी संभव अर्थ को लेकर कथन करता है, ठीक है जी। वक्ता जो है किसी संभव अर्थ को लेकर के कथन करता है। तो संभवतः अर्थस्य, संभव अर्थ को लेकर वक्ता कथन करता है। तो उस कथन को सुन करके प्रतिवादी क्या करता है? अति सामान्य योगात्, उस कथन को अति सामान्य के साथ जोड़ करके। ये स्वामी जी, अति सामान्य योग क्या हुआ? अति सामान्य योग के साथ किस चीज के साथ जोड़ना है? मैं वही बता रहा हूँ माता जी, पहले आप सुन लीजिएगा। संभवतः अर्थस्य, संभव अर्थ को लेकर के, यानी जो हो सकने अर्थ होता है ना, जो संभव होता है, जो वास्तव में ये अर्थ यहाँ इसका संभव है। तो संभव अर्थ को, हो सकने योग्य अर्थ को लेकर वक्ता जो है अपना कथन करता है।
जब बोलने वाला जब बोलता है, समझदार आदमी बोलता है, तो हो सकने योग्य अर्थ को लेकर के ही तो बोलेगा ना, असंभव अर्थ को लेकर के तो बोलेगा नहीं। जो नहीं हो सकता ऐसा अर्थ को लेकर के बोलेगा नहीं। तो इसलिए कहा संभवता अर्थस्य, संभव अर्थ को लेकर वक्ता अपना कथन करता है। अब उस कथन को सुन करके जो प्रतिवादी है वो क्या करता है, उस संभव अर्थ में अति सामान्य योगात, अति सामान्य अर्थ को लेकर के जोड़ता है, उसके साथ में सामान्य अर्थ को उस कथन के साथ जोड़ता है, अति सामान्य अर्थ को उस कथन के साथ, उस वचन के साथ जोड़ता है, और जोड़ करके असंभूत अर्थ कल्पना, न हो सकने योग्य अर्थ की कल्पना कर लेता है। ठीक है ना। मान लीजिएगा कि कोई संभव अर्थ को लेकर के मैं कोई बात आपके सामने रखता हूँ, और उस बात को सुन करके आप उस बात के साथ बिल्कुल सामान्य अर्थ को जोड़ करके और आप अपने ढंग से वहाँ अर्थ की कल्पना करके फिर मेरा खंडन करेंगे, उसी बात को यहाँ पर बोला जा रहा है। मैं सूत्रार्थ लिखवाऊंगा स्पेशल आपको यहाँ पर, तो आपको समझ में आएगा। पहले मैं जो बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत सारा अध्ययन करना पड़ेगा, वैसे ही समझ में नहीं आएगा। संभवता अर्थस्य, संभव अर्थ के अति सामान्य योग होने से असंभूत अर्थ की कल्पना के माध्यम से खंडन करना सामान्य छल है। कि सूत्रार्थ बोल दिया मैंने, फिर बोलता हूँ, देखिएगा। संभव अर्थ के अति सामान्य के साथ योग होने से असंभूत अर्थ की कल्पना करते हुए खंडन करना सामान्य छल कहलाता है। ये सूत्रार्थ है। ऐसे सूत्रार्थ से आपको समझ में नहीं आएगा, उसी सूत्रार्थ को मैं खोल रहा हूँ, आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, वो समझने का प्रयत्न करिए। तो संभवता अर्थस्य का मतलब है संभव अर्थ को। अब संभव अर्थ का मतलब है किसी वचन में जो बात कही जा रही है उसमें जो संभव अर्थ होगा उसी संभव अर्थ को लेकर के वक्ता बोलता है। असंभव अर्थ को लेकर के क्यों बोलेगा? तो किसी संभव अर्थ को लेकर के जब वक्ता कथन करता है, उस कथन को सुन करके प्रतिवादी, सामने वाला व्यक्ति, उस कथन के साथ बिल्कुल सामान्य अर्थ को जोड़ करके और अपने ढंग से अर्थ की कल्पना करके सामने वाले का खंडन करता है, उसको सामान्य छल कहते हैं। सामान्य इसलिए कहा है क्योंकि जो कथन किया है उस कथन में अत्यंत सामान्य अर्थ को जोड़ लेता है, बहुत सामान्य अर्थ को जोड़ करके फिर अपने ढंग से कल्पना करता है, गलत अर्थ की कल्पना करता है, फिर वो गलत अर्थ कल्पना करके सामने वाले का खंडन करता है। ये इस छल का मतलब है। तो संभवता अर्थस्य, संभव अर्थ को लेकर वक्ता जब कहता है तो उस कथन को प्रतिवादी अति सामान्य अर्थ को उसके साथ जोड़ करके भिन्न अर्थ की कल्पना करके जब खंडन करता है उसको सामान्य छल कहते हैं। अब सूत्रार्थ आपको लिखवा रहा हूं, लिखिएगा। वक्ता संभव अर्थ को लेकर कथन करने पर, अब लिखिए सूत्रार्थ। वक्ता संभव अर्थ को लेकर कथन करने पर, या वक्ता ने संभव अर्थ को लेकर कथन करने पर, वक्ता ने संभव अर्थ को लेकर कथन करने पर प्रतिवादी, वक्ता ने संभव अर्थ को लेकर कथन करने पर प्रतिवादी उस कथन को अति सामान्य अर्थ के साथ जोड़कर, प्रतिवादी उस कथन को अति सामान्य अर्थ के साथ जोड़कर, प्रतिवादी उस कथन को अति सामान्य अर्थ के साथ जोड़कर असंभव अर्थ की कल्पना करके, असंभव अर्थ की कल्पना करके
असंभव अर्थ की कल्पना करके वक्ता के वचन का खंडन करता है, वक्ता के वचन का खंडन करता है, असंभव अर्थ की कल्पना करके वक्ता के वचन का खंडन करता है, तो उसे सामान्य छल कहते हैं। वक्ता के वचन का खंडन करता है तो उसे सामान्य छल कहते हैं। पूरे सूत्रार्थ को दोहरा रहा हूं। वक्ता ने संभव अर्थ को लेकर कथन करने पर प्रतिवादी उस कथन को अति सामान्य अर्थ के साथ जोड़कर असंभव अर्थ की कल्पना करके वक्ता के वचन का खंडन करता है, तो उसे सामान्य छल कहते हैं। ये सूत्रार्थ हुआ। अब कुछ स्पष्ट हो गया जी सूत्रार्थ आप लोगों को? जिनको सूत्रार्थ स्पष्ट नहीं हुआ है वो पूछेंगे। अब आइए, माता शकुंतला जी ने हाथ खड़ा किया, कुछ पूछना था क्या? आपने स्पष्ट कर दिया जी हाँ, उस हाथ को हटा दीजिएगा। अब आइएगा, अब उदाहरण पे आते हैं। अहो खलु असौ ब्राह्मणो विद्याचरण संपन्ना। किसी वक्ता ने एक अपना वचन बोला है, किसी ब्राह्मण को देख करके अपना कथन किया, अपना स्टेटमेंट दिया, ऐसा आप कह सकते। किसी आदमी ने किसी ब्राह्मण को देख करके उस ब्राह्मण के संदर्भ में एक स्टेटमेंट दिया, अहो खलु, अरे बड़े सौभाग्य की बात है, असौ ब्राह्मणा, ये जो ब्राह्मण है, विद्या आचरण संपन्ना, ये विद्या और आचरण से युक्त है, ऐसा उसने बोला है। इति उक्ते, ऐसा उस वक्ता के कहने पर, कश्चिद आहा, कश्चिद का मतलब है कोई व्यक्ति, उस बात को न सहन करने वाला प्रतिवादी आह कहता है। क्या कहता है? संभवती ब्राह्मणे विद्या आचरण संपत्। अच्छा, ब्राह्मण में विद्या आचरण जो है ये संभव है, मतलब ब्राह्मण के होने में विद्या आचरण, यानी ब्राह्मणत्व का हेतु है विद्या आचरण संपन्न, मतलब ये ब्राह्मण है, इसका मतलब विद्या आचरण से युक्त है। तो ब्राह्मणत्व को सिद्ध करने के लिए विद्या और आचरण रूपी जो संपत्ति है ये हेतु बन रहा है उसके आधार पर, यानी ब्राह्मण है तो विद्या आचरण से संपन्न है, ब्राह्मण है तो विद्या आचरण से संपन्न है, ऐसा वो समझ रहा है। तो संभवती ब्राह्मणे विद्या आचरण संपत्, अर्थात ब्राह्मण है तो उसमें हेतु क्या है? विद्या और आचरण उस ब्राह्मण में है, तो इसको हेतु बना दिया विद्या आचरण को, बना करके अस्य वचनस्य विघाता, अब उस वचन का विघात अर्थात खंडन करता है। कैसे खंडन करता है? अर्थ विकल्पोपत्या, अन्य अर्थ की कल्पना करके, भिन्न अर्थ की कल्पना करके, और वो भी असंभूतार्थ कल्पनया, बिल्कुल असंभव अर्थ की कल्पना करता है। तो असंभव अर्थ की कल्पना करके अब क्या बोलता है? यदि ब्राह्मणे विद्या आचरण संपत्ति संभवती, यदि ब्राह्मण में विद्या आचरण संपत्ति होती है तो व्रात्य अपि संभवेत, व्रात्य में भी होना चाहिए, क्योंकि ये भी तो ब्राह्मण है। व्रात्य जो है वो ब्राह्मण होता है, व्रात्य जो व्यक्ति है वो ब्राह्मण होता है, पर वो ऐसा ब्राह्मण होता है जो बहिष्कृत ब्राह्मण है, उसको ब्राह्मण वर्ग ने उसको बहिष्कृत कर दिया, अपने वर्ग से उसको हटाया, उसने कोई गलती कर दिया या उसने कोई गलत काम किया, पाप किया, कुछ भी गलत किया, और वो भी छोटा मोटा गलत करता है तो नहीं हटाते किसी को, बड़ी गलती उसने की होगी, इसलिए उसको ब्राह्मणत्व से, यानी उस बिरादरी, ब्राह्मण बिरादरी से उसको बहिष्कृत कर दिया। तो व्रात्यो भी संभवेत,
व्रात्य भी ब्राह्मण होना मतलब व्रात्य में भी विद्या आचरण संपन्न होना चाहिए। क्यों? व्रात्योपि ब्राह्मण, क्योंकि व्रात्य भी तो ब्राह्मण है, और आपने कहा ब्राह्मण में विद्या और आचरण होते हैं, इसमें भी होना चाहिए, ऐसा वो कहना चाहता है। तो व्रात्यो भी संभवेत, व्रात्य व्यक्ति में भी विद्या आचरण होने चाहिए। क्यों? व्रात्योपि ब्राह्मण, क्योंकि वो भी तो ब्राह्मण है। सो अपि अस्तु विद्या आचरण संपन्न, इसलिए उसमें भी विद्या और आचरण होना चाहिए। ठीक है जी। यद विवक्षितम अर्थम आपनोति च अत्येति च तद अति सामान्य। अब आगे जो समझाएंगे वो, उससे पहले मैं बोलूं तो व्रात्योपि ब्राह्मण, व्रात्य भी ब्राह्मण है, इसलिए वह भी विद्या और आचरण से युक्त होना चाहिए, लेकिन वो है ही नहीं, वो तो है ही नहीं है विद्या आचरण से संपन्न। इसलिए आपने जो बोला है कि ये ब्राह्मण है, ये विद्या आचरण से युक्त है, ये आपने गलत बोला है, क्योंकि ब्राह्मण में विद्या आचरण संपन्न होते हैं और आपने बोला है, तो उसको हेतु बना करके उसने खंडन कर दिया, क्योंकि ये भी ब्राह्मण है, इसमें भी वो होने चाहिए, लेकिन वो है ही नहीं है। इसका मतलब है आपने जो बोला वो गलत बोला है, ऐसा कह करके वो खंडन करता है। तो अब यहाँ आगे कह रहे हैं यद विवक्षितम अर्थम आपनोति च अत्येति, जो विवक्षित अर्थ, विवक्षित का मतलब अपेक्षित अर्थ, मतलब जो अर्थ उस वस्तु में होना चाहिए वो किसी में तो होता है, और अत्येति च और किसी में नहीं होता है। जो अपेक्षित अर्थ उसमें होना चाहिए वो किसी में होता है और किसी में नहीं होता है। तो ऐसा जो शब्द होता है उसको कहते हैं अति सामान्यम, वो अति सामान्य शब्द कहलाता है। क्योंकि वो सामान्य इसलिए है क्योंकि जो अर्थ उस शब्द में होना चाहिए वो कहीं होता है और कहीं नहीं होता है, इसलिए वो सामान्य है। यथा ब्राह्मणत्वं विद्या आचरण संपदम क्वचिद आपनोति क्वचिद अत्येति, जैसे कि ब्राह्मणत्व है, किसी को आपने ब्राह्मण बोला है तो किसी ब्राह्मण में विद्या और आचरण दिखाई देता है हमको। क्वचिद आपनोति का मतलब है कहीं दिखाई देता है, और क्वचिद अत्येति कहीं उल्लंघन करता है, अर्थात वो ब्राह्मण है लेकिन उसमें विद्या भी नहीं है और आचरण भी नहीं है। ब्राह्मण का मतलब है जैसे आजकल होता है ना, जन्म से ब्राह्मण है लेकिन विद्या भी नहीं है और आचरण भी नहीं है। अथवा कोई ब्राह्मण था पहले, विद्या और आचरण था, अब वो भ्रष्ट हो गया। अब भ्रष्ट हो गया, ब्राह्मण का ठप्पा तो है लेकिन विद्या और आचरण नहीं है उसमें। तो सामान्य निमित्तम छलम सामान्य छलमिति, क्योंकि ये अति सामान्य शब्द है, मतलब ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व हो या जरूरी नहीं है, मतलब वो हमारे आचरण के ऊपर होता है, हमारे पुरुषार्थ के ऊपर होता है, और हमने उसको बिगाड़ भी दिया है या नहीं भी दिया है। कोई बिगाड़ लेता है बाद में और कोई नहीं बिगाड़ता है। जो नहीं बिगाड़ता है तो वो ब्राह्मण बना रहेगा। ठीक है जी। जैसे उदाहरण देता हूँ मैं आपको, सन्यासी बन गया आदमी कोई, अब सन्यासी का प्रसंग चल रहा है, कल भी होगा सन्यास की दीक्षा, तो कल भी दीक्षा है, तो अब सन्यासी तो बन गया। अब बना इसलिए क्योंकि उसके अंदर वो सन्यासी बनने के गुण हैं, इसलिए बन गया। और मेरे पास पता नहीं कितने लोग आए, मैं किसी को देता नहीं हूँ, बहुत लोग आए तो दिया नहीं है, क्योंकि मैं नहीं देखता उनमें सन्यास की योग्यता है। जो हो योग्यता तभी दो ना, नहीं तो बाद में मेरे ऊपर आएगा, मेरे को लोग कहेंगे आपने किसको सन्यासी बनाया, देखो वो कैसा है। तो जवाबदारी देने वाले की होती है ना, इसलिए मैं देता नहीं। बहुत सारे लोग आए लेकिन दिया नहीं। कल इसलिए दे रहा हूँ, वो योग्य व्यक्ति है इसलिए दे रहा हूँ। ठीक है जी। तो अब योग्यता है तो सन्यास ले लिया, बाद में भ्रष्ट हो गया, अब मैं क्या कर सकता हूँ। आज योग्यता है, कल आदमी वो भ्रष्ट हो जाए तो अब है तो कपड़े पहन ही रहा है ना सन्यासी का, लेकिन कपड़े सन्यासी का पहन रहा है और आचरण वैसा नहीं है। तब सन्यासी तो बोला जा रहा है उसको स्वामी जी बोलते हैं, सन्यासी बोलते हैं, महाराज बोलते हैं, तो पर वो आचरण नहीं है उसके, हाँ ना, वो उसके पास वैसी विद्या है।
अब ये सन्यासी क्या हो गया, सामान्य शब्द हो गया। मतलब किसी में विद्या है और आचरण है और किसी में नहीं है। और आपको देखना है तो हरिद्वार जाओ, पता लग जाएगा आपको। हरिद्वार, ऋषिकेश ऐसे जगह पर जाइएगा, वहाँ आपको ढेरों लाखों लोग मिलेंगे। ठीक है जी। सन्यासी तो है सब, आप कहेंगे ये साधु लोग हैं, ऐसे आप कहो, आप स्वयं कहोगे साधु लोग जा रहे हैं। साधु लोग भी बोल रहे हो ये साधु जा रहा है बोल रहे हो, और साथ में धिक्कार भी रहे हो साथ में आप। ठीक है जी। तो ऐसे ही तो कह रहे हैं किसी ब्राह्मण में विद्या और आचरण दिखाई देता है और किसी में दिखाई नहीं देता। इसका मतलब ब्राह्मण शब्द सामान्य हो गया। तो सामान्य बात को लेकर के आप अपनी ढंग से अर्थ कल्पना करके किसी का खंडन करेंगे तो सामान्य अर्थ को लेकर के खंडन करना उसको सामान्य छल कहते हैं। यहाँ तक तो कल हमने पढ़ ही लिया था, दोबारा इसलिए पढ़ाया क्योंकि सूत्रार्थ को आपको स्पष्ट करना था। अब तो स्पष्ट हो गया जी सूत्रार्थ आपको, और बात भी आपके सामने आ गई। अब आगे करते हैं, अब इसका खंडन करेंगे। अस्य च प्रत्यवस्थानम, जिसने उपचार छल किया है ना, उस छल करने वाले का तो खंडन करना पड़ेगा ना। अब उसका खंडन किया जा रहा है। अस्य च प्रत्यवस्थानम, इसका खंडन कर रहे हैं। अब अविवक्षित हेतुकस्य विषयानुवादः प्रशंसार्थत्वाद वाक्यस्य। अविवक्षित हेतुकस्य विषयानुवादः, विवक्षा कहते हैं अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन, उसको अपेक्षा कहते हैं, विवक्षा कहते हैं, आकांक्षा भी कहते हैं। जो हम चाहते हैं, मतलब जो होना चाहिए वो विवक्षा है, और जो नहीं होना चाहिए उसको अविवक्षा कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ अविवक्षित हेतुकस्य, जो हेतु अपेक्षित नहीं है, जो हेतु एक्सपेक्टेड नहीं है, उसका विषयानुवाद, वहाँ पर केवल उसका अनुवाद मात्र। अनुवाद कहते हैं कि वह कथन मात्र कर रहे हैं, वह हेतु बना करके नहीं बोल रहे हैं, उसकी प्रशंसा के लिए। इसलिए कहा प्रशंसार्थत्वाद वाक्यस्य। वो जो वाक्य बोला है ना, असो ब्राह्मणा विद्याचरण संपन्न, तो विद्या आचरण संपन्न ये जो वचन बोला है, उस वचन में वक्ता ये नहीं कहना चाहता है कि इस ब्राह्मण, ये जो ब्राह्मण बोला है तो वहाँ विद्या और आचरण को हेतु बना करके बोला। विद्या आचरण है इसलिए ये ब्राह्मण है। हेतु क्या होता है कि जैसे उत्पन्न होने से ये अनित्य है, ऐसा ही होता है ना हेतु। उस तरह आप लगा करके देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी, आसानी हो जाएगी। भाई जो हेतु दिया जाता है ना, उस हेतु के आधार पर ये तो साध्य को हम सिद्ध करते हैं। तो यहाँ विद्या आचरण संपन्न को हेतु बना रहा है वो सामने वाला, और उसको हेतु बना करके वक्ता थोड़ा बोल रहा है, वो तो सामान्य कथन कर रहा है कि भाई इस ब्राह्मण में विद्या और आचरण है, ये इतना मात्र बोल रहा है। केवल वो उसकी प्रशंसा कर रहा है, अरे कमाल है, ये ब्राह्मण में बहुत अच्छी विद्या है और बहुत अच्छा आचरण करता है। हम हेतु के रूप में, वक्ता हेतु के रूप में प्रस्तुत नहीं कर रहा है। मेरी बात पकड़ रहे हैं जी। वक्ता बोलने वाले ने हेतु के रूप में नहीं प्रस्तुत कर रहा है कि, क्योंकि जहाँ हेतु होता है ना, उस हेतु के आधार पर उस ब्राह्मणत्व की सिद्धि करेंगे हम, पर ऐसा नहीं कर रहे वो। जैसे मैं बोलूं उत्पन्न होने से अनित्य है या अनुत्पन्न होने से नित्य है, तो वहाँ ये जो हेतु दिया जाता है, उस हेतु से साध्य की हम सिद्ध करते हैं, साध्य को। पर ऐसा यहाँ पर नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं ये जो विद्या और आचरण जो है, ये हेतु के रूप में अपेक्षित नहीं है। इस कथन में ये जो कथन किया है, ये ब्राह्मण विद्या और आचरण से युक्त है। इस कथन में विद्या और आचरण हेतु के रूप में अपेक्षित नहीं है, यानी वक्ता ने उसको हेतु के रूप में प्रस्तुत नहीं किया। फिर क्या किया? विषयानुवाद, उस विषय का अनुवाद मात्र किया। अर्थात उस व्यक्ति का उस वाक्य में जो प्रशंसा, वो प्रशंसा मात्र किया। विषयानुवाद का मतलब है उस वाक्य का जो विषय है, विद्या और आचरण रूपी जो विषय है, उसका अनुवाद मात्र किया, अर्थात उसका कथन मात्र किया है।
मतलब उसमें विद्या और आचरण दिख रहा है, इसलिए उस जो दिख रहा है उसका कथन मात्र किया, इसको अनुवाद कहते हैं। अनुवाद का मतलब होता है जो पहले है उसको हम दोहराते हैं, उसको अनुवाद कहते हैं। जो पहले से होता है उसको हम दोहराते हैं, इसको अनुवाद कहते हैं। जैसे हाँ जी, संस्कृत का अनुवाद सीख रहे हो आप, बोलते हैं ना, तो वो अनुवाद का मतलब है संस्कृत पहले से है, संस्कृत पहले से बोली जा रही है, बस उसको आप पुनः कथन कर रहे हो, इसलिए उसको अनुवाद है, अनुवाद बोला। तो अनुवाद का मतलब है जो पहले से उसको दोहराते हैं हम लोग। तो उस व्यक्ति में विद्या और आचरण दिख रहा है, इसलिए उस दिखाई देने वाले उस विद्या और आचरण को उसने दोहराया है, इसको कहते हैं विषयानुवाद। ऐसा दोहराता हुआ वो ये नहीं कहना चाह रहा है उस विद्या और आचरण को हेतु बना करके सिद्ध करना चाह रहा है, विद्या और आचरण के कारण से ये ब्राह्मण है, ऐसा नहीं बोलना चाह रहा है। बस केवल ये बोलना चाह रहा है इस व्यक्ति में विद्या और आचरण है, बस उसकी प्रशंसा मात्र कर रहा है। इसलिए कह रहे हैं वाक्यस्य प्रशंसार्थत्वात्, वो जो वाक्य बोला है वो केवल प्रशंसा के लिए बोला उसने, वो हेतु के रूप में प्रस्तुत नहीं कर रहा है। ये बात पकड़ में आ गई जी, ये पंक्ति, पहली पंक्ति। तदत्र असंभूतार्थ कल्पनानुपत्ति, इसलिए ऐसी परिस्थिति में आप असंभव अर्थ की कल्पना नहीं कर सकते हो। यथा असंभवंती अस्मिन् क्षेत्रे शालया, नहीं, संभवंती अस्मिन् क्षेत्रे शालया, एक उदाहरण देकर के भी समझा रहे। ये सारी बातें प्रतिवादी ने जो खंडन किया है उस खंडन के खंडन में बोले जा रहे हैं सारी बातें, ठीक है ना। यथा, अब एक मोटा उदाहरण दिया, ये तो शास्त्रीय उदाहरण था, अब मोटा उदाहरण दे रहे हैं। जैसे किसी ने बोला है संभवंती अस्मिन् क्षेत्रे शालया, किसी खेत को देखा किसी ने, और उस मतलब खेत को जानने वाला, मान लीजिए किसान है, कोई किसान है, प्रदेश में जाता है, दूसरे गांव में जाता है, दूसरे प्रांत में जाता है, और आता जाता हुआ देखा है कुछ लोग बैठे वहाँ पर, या कुछ लोग साथ में चल रहे हैं, और चलते चलते किसी खेत को उसने देखा, देख कर के उसको पता लग गया, क्योंकि वो तो किसान है, वो जानकार है, वो कुशल है, एक्सपर्ट है, खेती को जानने वाला है। तो खेत को देख कर के उसने बोला, अरे कमाल, ज़बरदस्त खेत है, इसमें तो बहुत धान होगा जी, इसमें बहुत धान होने की संभावना है, ऐसा उसने बोला। इस वाक्य का ये अर्थ है संभवंती अस्मिन् क्षेत्रे शालया, अस्मिन् क्षेत्रे, इस खेत में, शालया का मतलब है शाली धान्य, धान्य अलग अलग प्रकार, धान्य समझते हैं ना जिससे चावल बनाते हैं आप, चावल तंडुल को कहते हैं, तंडुलानी वो है चावल, और वो चावल से पहले उसके ऊपर जो छिलका रहता है ना, छिलके वाले को धान कहते हैं, धान। तो कहते हैं शालय का मतलब है धान है, तो इस खेत में बहुत अच्छा धान होने की संभावना है, ऐसा उस किसान ने बोला है। ऐसा बोल करके वो क्या कह रहा है, क्या वो ये कहना चाह रहा है अनिराकृतम अविवक्षितम च बीज जन्म, अनिराकृतम अविवक्षितम च बीज जन्म। उसने कहा यहाँ कोई ऐसा कोई निराकरण नहीं किया है, अविवक्षितम, बिना बीज के यहाँ धान होंगे, उगेंगे, तो बीज का निराकरण नहीं किया है। वो ये नहीं कहना चाह रहा है कि इस खेत में धान होंगे, ये जो वचन बोला है, तो क्या वो इस वचन को बोल करके बिना बीज के धान होंगे ऐसा बोलना चाह रहा है? तो बीज जन्म, बीज से ही, मतलब बीज बोएंगे तभी तो धान होगा जी, तो बिना बीज के ही धान होगा ऐसा थोड़ा कहना चाह रहा है। ये विवक्षा ही नहीं उसका, मतलब उसके कहने का ये मतलब नहीं है, विवक्षा का मतलब। तो ऐसा वचन बोलने वाले का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि बिना बीज के यहाँ पर धान होंगे। तो अनिराकृतम, उसने कोई निराकरण नहीं किया, अर्थात बीज के बिना ही यहाँ पर धान होंगे, ऐसा उसने उस बीज का निषेध नहीं किया। क्यों नहीं किया?
अविवक्षितम, वो विवक्षित नहीं है, अर्थात उसका प्रसंग नहीं है, वो तो अंडरस्टूड है ना। जो बात अंडरस्टूड होती है, मतलब जो विषय अंतर्निहित होता है उसको बोलने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ बहुत बढ़िया मकान बन सकता है, अगर किसी ने बोला है बहुत बढ़िया मकान बन सकता है, तो मकान बनाने वाला जो आर्किटेक्ट होता है अथवा जो बिल्डर होता है, दोनों में से कोई एक आदमी, आर्किटेक्ट हो या बिल्डर हो, वही जानता है। हमको तो पता नहीं है इतने जगह में ऐसा मकान बन सकता नहीं बन सकता, वो देख करके तुरंत बोलेगा यहाँ मकान बन सकता है। उसका ये मतलब थोड़ा होता है बिना ईंटों के, बिना सीमेंट के, बिना सिरिया के, बिना मिस्त्री के मकान बन जाएगा, ऐसा थोड़ा बोलना चाह रहा है। उसकी ये विवक्षा ही नहीं है। उसकी ये विवक्षा है इतनी ज़मीन में एक अच्छा मकान बना सकते हैं। और आजकल का आर्किटेक्चर जो है बहुत ज़बरदस्त है। आप YouTube खोल करके देखिएगा, कम से कम ज़मीन में कितना कितना बढ़िया बना करके दिखाते हैं, ऐसा लगता है ये तो बन गया है। वो सब कंप्यूटराइज्ड होता है ना, आजकल ज़माना ही बदल गया जी। हाँ, मतलब ऐसा बना करके खड़ा करते हैं कि उसको देख करके ऐसा लगता है काश ऐसा ही मेरा मकान होता। मकान वाले सब यही सोचते हैं, ठीक है जी। और जो अभी अभी मकान बना करके उसमें प्रवेश किया उसकी बात छोड़ दीजिएगा। और जो लोग पहले से मकानों में रह रहे हैं उनसे पूछ करके देखो, उनके दिल में जा कर के पूछे। अब उनके सामने यूट्यूब के बहुत सारे मकान, एक कमरे के, 2 कमरे के, 3 कमरे के, 4 कमरे के, 5 कमरे के जो मकान जो लोग बना करके यूट्यूब में डालते हैं ना, मकान नहीं मतलब कंप्यूटर में बना करके, उसको आप देखोगे ना, आपका दिल भी चाहेगा हाँ काश ये मकान होना चाहिए मेरे लिए। कम जगह में वो ऐसा बना करके दिखाते हैं। तो उसने केवल ये संभावना व्यक्त की है भी इतनी ज़मीन में ऐसा मकान 3 रूम का, 4 रूम का, जैसा भी ये बन सकता है। ऐसा बोलता हुआ व्यक्ति ये नहीं निषेध कर रहा है कि बिना सीमेंट के, बिना ईंटों के, बिना मिस्त्री के मकान बनता, ये नहीं कहना चाह रहा, क्योंकि उसकी विवक्षा ही नहीं है। तो ऐसा ही यहाँ पर बोल रहा है, इस खेत में धान हो सकते हैं। तो अनिराकृतम अविवक्षितम च बीज जन्म, बीज से ही मतलब बीज बोएंगे तभी ही धान होगा, उसका उसने कोई निराकरण नहीं किया। बिना बीज के ही यहाँ पर धान होगा ऐसा नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? अविवक्षितम, उसकी विवक्षा ही नहीं है, ऐसा बोलने की वहाँ आवश्यकता ही नहीं है। प्रवृत्ति विषयस्तु क्षेत्रम प्रशस्यते, फिर वो कर क्या रहा है? वो कह रहा है क्षेत्रम प्रवृत्ति विषयस्तु, प्रवृत्ति का मतलब है वहाँ पर ये हो सकता है, धान की प्रवृत्ति वहाँ हो सकती है, तो वो खेत की प्रशंसा कर रहा है। मतलब ये ऐसा खेत है, ऐसी जमीन है, इस जमीन में तो ये धान बहुत बढ़िया होंगे, तो वो खेत की प्रशंसा मात्र कर रहा है। यही विवक्षा है वहाँ पर। तो जो कर रहा है, जो बोल रहा है, वक्ता का जो अभिप्राय है वही अर्थ लेना है आपको। वो अर्थ ना लेकर के आप दूसरा अर्थ लोगे अपने कल्पना से, तो ऐसा ही उसने वहाँ पर कल्पना किया है। स्वयं क्षेत्रानुवाद, उसने किया क्या है? उस क्षेत्र का अनुवाद मात्र किया है, अर्थात वहाँ हो सकते हैं बढ़िया धान, हो सकने वाले उस धान को वो बोल करके उसकी प्रशंसा किया, बस यही अनुवाद है। न अस्मिन् शालयो विधीयन्ते, उस खेत में धान का विधान नहीं कर रहा है कि इस खेत में बिना बीज के ही धान उगेंगे, ऐसा कोई विधान नहीं कर रहा है। बीजातु शाली निर्वृत्ति सती न विवक्षिता, वो कह रहे हैं बीज से ही धान उत्पन्न होता है, इस हो सकने वाले इस कारण की वहाँ कोई विवक्षा नहीं है, मतलब ये वहाँ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। एवं इसी प्रकार से संभवती ब्राह्मणे विद्या आचरण संपद इति, भाई ब्राह्मण है इसलिए उसमें संभावना है ना। भाई अगर वो ब्राह्मण है तो उस ब्राह्मण में संभावना होती है कि भी इसमें विद्या और आचरण होना चाहिए, और इसमें है। वो कोई आधार तो है, हर किसी को तो हम थोड़ा कह रहे हैं कि भाई इसमें विद्या और आचरण किसी
वैश्य को पकड़ करके, किसी क्षत्रिय को पकड़ करके थोड़ा उसमें ब्राह्मणत्व को सिद्ध कर रहे हैं हम लोग। ब्राह्मण में ही ब्राह्मणत्व को सिद्ध कर रहे हैं हम लोग। मतलब जिसमें संभावना है उसी को लेकर के तो बात कही जा रही है। तो कह रहे हैं कि संभवती ब्राह्मणे, भाई ब्राह्मण में ही संभव है क्या? विद्या आचरण संपत्ति, विद्या और आचरण की संपत्ति ब्राह्मण में ही संभव है। तो संपद विषयो ब्राह्मणत्व, इसलिए संपत्ति की विषय, संपत्ति का जो विषय है वो ही ब्राह्मणत्व है, न संपद हेतु। वहाँ उस संपद को हेतु मत बनाओ, कारण मत बनाओ। मतलब संपद है अर्थात विद्या आचरण की संपत्ति, इसलिए ब्राह्मण है, उस संपत्ति को हेतु के रूप में मत प्रस्तुत करना। इसलिए कहते हैं संपद विषयो ब्राह्मणत्व। भाई ये जो संपत्ति है, विद्या और आचरण जो है, ये संपत्ति याद रखना, ये गुण है, ये इसको ऐश्वर्य कहते हैं, संपत्ति कहते हैं इनको। तो इसलिए बार बार संपद शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये जो संपत्ति है ये ब्राह्मण में है, न संपद हेतु। संपद को हेतु के रूप में मत प्रस्तुत करना, आप उसको कारण के रूप में मत बोलना। कारण के रूप में प्रस्तुत करोगे तो हर ब्राह्मण में फिर होगा वो, पर ऐसा नहीं हो सकता। उसको कारण के रूप में मत घसीटना आप, ये कह रहे। न च अत्र हेतु विवक्षिता, ये जो वक्ता ने जो बोला है वो हेतु के रूप में नहीं बोला है, क्योंकि इसमें विद्या आचरण संपत्ति है इसलिए वो ब्राह्मण है, ऐसा वो हेतु के रूप में प्रस्तुत नहीं किया। विषयानुवादस्तु अयम प्रशंसार्थत्वाद वाक्यस्य, बस केवल उस ब्राह्मण में वो विद्या और संपत्ति है उसको देख करके ही बस उसने अनुवाद किया, अर्थात पुनः कथन किया है। मतलब विद्यमान को ही दोहराया। अनुवाद का मतलब है दोहराना, जो है उसको दोहराना। तो विषयानुवाद, जो विषय उसमें दिख रहा है उसको मात्र उसने दोहराया है। क्यों दोहराया है? प्रशंसार्थत्वाद वाक्यस्य, वाक्य की प्रशंसा होती है, अर्थात उस व्यक्ति की प्रशंसा करना है तो वाक्य बोलना ही पड़ेगा ना हमको, क्योंकि ये तो व्यवहार है संसार में, जो है उसको हम प्रशंसा करते ही हैं, लोक व्यवहार नहीं चल सकता इसके बिना। तो प्रशंसा के लिए उसने ऐसा बोला है। सती ब्राह्मणत्वे संपद हेतु समर्था इति, हाँ ये जरूरी है, वो ब्राह्मण है तो वहाँ पर संपत्ति हो सकता है, ब्राह्मण नहीं है तो वो संपत्ति नहीं हो सकती, उसके पास दूसरी संपत्ति होगी। अगर क्षत्रिय है तो वहाँ पर बल रूपी संपत्ति होगी, शौर्य रूपी संपत्ति होगी। वैश्य है तो वहाँ धन रूपी संपत्ति होगी, हाँ बड़ी बड़ी जमीनों की संपत्ति होगी। ठीक है जी। तो हर व्यक्ति के आधार पर अलग अलग संपत्तियाँ होती है। विषयं च प्रशंसता वाक्येन यथा हेतुतः फल निर्वृत्तिर न प्रत्याख्यायते। अंत में कह रहे हैं विषयं च प्रशंसता वाक्येन, जिस विषय को लेकर के जो विषय दिख रहा है उस विषय को उस वाक्य के द्वारा प्रशंसा करने पर यथा हेतुता फल निर्वृत्ति, जिस हेतु से जो फल वहाँ उत्पन्न हो रहा है उसी को समझना है। न प्रत्याख्यायते, उसका खंडन नहीं किया जा सकता। मतलब जिस विषय को लेकर के वहाँ प्रशंसा किया गया है उस वाक्य के द्वारा, यथा हेतु था, जैसे हेतु को लेकर के जो अर्थ वहाँ पर निकलता है उसी अर्थ को लेना है। न प्रत्याख्यायते, उसका खंडन नहीं कर सकते। तदेवं सति, ऐसा होने पर वचन विघातः असंभूतार्थ कल्पनया, जब ऐसी बात है वहाँ प्रशंसा के लिए बोला है वो वचन, वहाँ पर उसको हेतु बना करके नहीं बोला है, प्रशंसा वाक्य के द्वारा ही वहाँ पर कथन किया है, उसको हेतु बना करके कोई वहाँ पर फल नहीं दिखाया जा रहा है, इसलिए उसको न प्रत्याख्यायते, उसका खंडन नहीं कर सकते। तदेवं सति, ऐसा होने पर वचन विघाता, जो वक्ता ने जो बोला है उसका आप खंडन कर रहे हो। कैसे? असंभूतार्थ कल्पनया, असंभूत अर्थ की कल्पना करके। न उपपद्यते, और ऐसी कल्पना आपके द्वारा करना वो सिद्ध नहीं हो सकता। हाँ जी, समझ में आ गए जी। ये है हमारा सामान्य छल कहलाता है। वक्ता जिस बात को लेकर के कह रहा है उस बात को समझने की आवश्यकता होती है,
उसको न समझ करके अपने ढंग से गलत अर्थ की कल्पना करके आप खंडन नहीं कर सकते। तो उसने केवल उसमें विद्या और आचरण का जो गुण है वो देखा है, बस देखे हुए उन गुणों को उसने दोहराया है, बस इतना है। उन गुणों को हेतु बना करके नहीं बोला है, और आपने उसको हेतु बना करके अपने ढंग से भिन्न अर्थ की कल्पना करके आपने उसका खंडन किया है। आपने बोला है कि क्योंकि इसमें विद्या आचरण संपत्ति होने से ये ब्राह्मण है, मतलब ब्राह्मण को सिद्ध करने के लिए आपने इसको हेतु बना लिया, और हेतु बना लिया है तो फिर किसी को ब्राह्मण कहा तो इसका मतलब वहाँ पर विद्या और आचरण तो अवश्य होंगे। जैसे उत्पन्न होने से वो अनित्य है, ठीक है ना, तो फिर क्या होगा जी, जो जो उत्पन्न हुआ है वो अनित्य सिद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। अब किसी को अनित्य बोला है इसका मतलब वो उत्पन्न है, तो हेतु बना दोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा वहाँ पर इस व्यवहार में। तो इसलिए उसको हेतु बना करके उसने नहीं बोला है, केवल वो जो दिख रहा है उसको दोहराया, बस केवल दोहराया है। तो जो दिखाई देता है, जो होता है, उसको जब दोहराया जाता है उसको अनुवाद कहते हैं, ठीक है जी। तो इसको कहते हैं सामान्य बात को लेकर के और उस सामान्य अर्थ को विशेष के साथ जोड़ करके आपने निषेध कर दिया, खंडन किया है, इसलिए उसको सामान्य छल कहा। हाँ जी, अब आप लोग प्रश्न कर सकते हैं। अगले सूत्र को तो हम लोग बाद में करेंगे। अब आप पीछे का, आज का, 2 दिन पहले का कोई भी प्रश्न आपको पूछना हो तो पूछ सकते हैं। कोई पंक्ति इन्हीं में से भी कोई पंक्ति समझ में नहीं आई तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, मधु जी को क्या पूछना है? जी स्वामी जी, इसमें ये नहीं समझ आया कि वो गुण उसमें देखे हैं तब तो प्रशंसा की है ना। हाँ तो जी, वो कारण क्यों नहीं बना? ऐसा है, उत्पन्न होने से अनित्य है। अगर ऐसा बोलोगे तो अब किसी को आपने ब्राह्मण देखते ही आपको समझ में आ जाए कि इसमें विद्या और आचरण होने चाहिए, तो हर ब्राह्मण में तो आपको दिखाई देंगे नहीं ना। अगर उसको हेतु बना करके आप बोलोगे तो हर ब्राह्मण में आपको नहीं दिखाई देंगे। अच्छा, हेतु का मतलब ये हुआ ना कि हर एक में वो गुण होने चाहिए। बिल्कुल, तभी तो हेतु बनेगा ना। और अगर एक व्यक्ति के विषय में बात कर रहे हैं और उसमें वो गुण है और प्रशंसा की जा रही है तो वो हेतु नहीं माना जाएगा। वो हेतु नहीं है ना, वह केवल जो दिख रहा है उसी को लेकर के उसने कथन किया है। अच्छा, हाँ जी, उसको हेतु बनाएंगे तो फिर हर ब्राह्मण में फिर वो विद्या आचरण दिखने चाहिए, वो दिखते नहीं है। अगर विद्या और आचरण को हेतु बनाओगे, विद्या आचरण है इसलिए वो ब्राह्मण है, इसका मतलब हेतु बन गया। विद्या और आचरण हेतु, पहले मेरी बात को सुन लीजिएगा, दिमाग को इधर उधर मत दौड़ाइएगा। बात जो कही जा रही उसमें अपने मन को लगा करके समझने का प्रयत्न करना। अगर विद्या और आचरण को हेतु बनाओगे, जैसे मैं बोलता हूँ उत्पन्न होने से अनित्य है, अर्थात अनित्य को सिद्ध कर रहे हैं हम लोग, किससे? उत्पत्ति को देख करके, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पर विद्या और आचरण को हेतु बना करके उसको ब्राह्मण सिद्ध कर रहे हैं, ठीक है जी। अब ब्राह्मण तो पहले से है वो कोई व्यक्ति, अब वो ब्राह्मण है तो आपको क्या समझ में आएगा, इसमें विद्या और आचरण भी है। भाई किसी को हमने अनित्य है, ये अनित्य है जी, ये मोबाइल जी अनित्य है, तो आपको क्या समझ में आएगा उत्पन्न हुआ इसलिए अनित्य है। ये शरीर अनित्य है, किसी ने बोला, क्यों अनित्य है जी? उत्पन्न होने से। तो जो जिसको आप अनित्य बोलते जाओगे उसमें वो हेतु जुड़ जाएगा ना, अनित्य होने से, अनित्य होने से, अनित्य होने से। तो आप किसी को ब्राह्मण बोलोगे तो आपको वो हेतु दिखाई देगा, विद्या और आचरण है इसलिए ब्राह्मण है, लेकिन उसमें है ही नहीं है, तो आपका हेतु बेकार हो गया। पर अगर उसमें वो ब्राह्मणत्व नहीं है तो उसे ब्राह्मण कहेंगे नहीं ना। मैंने बोला है ना, आज आप ब्राह्मण हो, कल बदल गए आप, मैं क्या करूं? ठीक है, ठीक है ना। पर उसको ब्राह्मण, जैसे किसी ये आर्य है, किसी को बोला ये आर्य है, अब मान लीजिए जैसे किसी को आप बोले ये आर्य समाजी है, भाई आर्य समाजी कल तक था, आज नहीं है, वो बदल गया,
फिर उसको आर्य समाज ही बोलते हैं हम लोग। नाम में भी आप लिखते हैं आर्य, लिखता आदमी, लिखता तो आर्य है और मांस खा रहा होता है, लिखता आर्य है, पता नहीं क्या क्या कर रहा होता है, आर्य श्रेष्ठ को कहते हैं। तो आर्य आपने ठप्पा लगा दिया, तो आपने श्रेष्ठता को हेतु बना दिया, श्रेष्ठ होने से आर्य है। अब जो भी आर्य आपको दिखाई देगा तो आप क्या समझोगे, ये श्रेष्ठ है, पर कि जबकि वो श्रेष्ठ नहीं होगा तो आपका ये तो खंडित हो रहा है। हाँ, इसलिए हमने ये केवल मात्र अरे कमाल है, रेणु जी तो श्रेष्ठ हैं, क्योंकि आर्य है इसलिए मैं श्रेष्ठ बोल दिया। तो आपने मेरे इस श्रेष्ठत्व को हेतु बना करके आपने श्रेष्ठ होने से वो आर्य है। अब दूसरे के ऊपर ले जाओ, मैं अब किसी का नाम बोलूँगा तो सोचेंगे माता शकुंतला जी के नाम बोल, माता शकुंतला जी भी आर्य है, वो श्रेष्ठ तो है ही नहीं। ठीक है जी, ये उदाहरण मात्र दे रहा हूँ माता जी, बुरा मत मानना। स्वामी जी आप बोले ना, जो बोलना चाहे तो बोले। हाँ जी, उसमें क्या बात है, क्यों अच्छा क्यों बुरा लगना है, हाँ बहुत कोई बुरा नहीं लगता, अच्छी बात है। बोले फिर हम आपकी मुक्ति कंफर्म हो जाएगा। ठीक होता जी, आप जो मर्जी बोले जी। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, पहले रुकना, पहले मधु जी का काम पूरा हो जाए। हाँ ठीक है, तो इसलिए हम किसी को देख करके ये श्रेष्ठ है, अरे कमाल है, ये आर्य तो श्रेष्ठ है, तो हम अब ये आर्य तो श्रेष्ठ है ऐसा मैंने बोला है, ठीक है जी, ये आर्य तो श्रेष्ठ है, तो श्रेष्ठता को हेतु बना करके मैंने नहीं बोला। क्या बोला, उस व्यक्ति में मैं श्रेष्ठत्व को देख करके उसको केवल दोहराया। ठीक है ना, तो ऐसे ही किसी ब्राह्मण में विद्या और आचरण को देख करके मात्र मैंने दोहराया, मैंने उस विद्या और आचरण को हेतु नहीं बनाया। ठीक है, स्वामी अब जी। पकड़ में आ गया आपको? दोहराना और हेतु दोनों का डिफरेंस नहीं, दोहराना मात्र को पकड़ो मत। हाँ, आप अभी भी आपको आधा समझ में है। केवल मतलब वक्ता जो कथन कर रहा है, वो कथन जो कर रहा है वो किस उद्देश्य से कथन कर रहा है, वो हमको पकड़ना होता है। मतलब वक्ता जब बोलता है, उस बोलने का मतलब, उसका अभिप्राय है, मतलब क्या सोच करके बोल रहा है, ये देखना पड़ता है। तो वक्ता किसी अरे कमाल है, ये तो ब्राह्मण बड़े विद्या और आचरण से युक्त है ऐसा बोल दिया, तो हमें ये समझना होता है वो किस अर्थ में बोला है। ठीक है जी, तो उसके वक्ता के अभिप्राय के अनुसार ही तो अर्थ लेंगे ना हम लोग। या तो आप सीधा पूछो जी आपने जो बोला है इसका मतलब समझाइए, या तो सीधा बोलो पूछो। अब वो हर व्यक्ति से हम पूछ नहीं सकते, ठीक है ना, और नहीं पूछ सकते हैं तो हमें इतना समझ रखना चाहिए कि वो वक्ता ने जो बोला है वो किस अर्थ में बोला है, वही अर्थ हमको लेना चाहिए। और नहीं लेंगे तो फिर हम खंडन करेंगे उसका, उसने तो ऐसा बोला था, वो ऐसा तो दिख नहीं रहा, तो खंडन कर देंगे। उसने बोला कुछ है और हमने समझा कुछ और है, और अपने अलग कल्पना करके अलग अर्थ ले करके फिर हम उसके सामने खंडन करेंगे या पीछे से खंडन करेंगे। यही तो करते हैं आप सब लोग। देखो वहाँ उसने ऐसा प्रवचन किया, ऐसा थोड़ा होता है, उसने ऐसा बोला, ऐसा थोड़ा होता है। अब कितना खंडन करते रहते आप घर पे आकर के, पति के साथ में बोल करके, पत्नी के साथ में बोल करके, दूसरे लोगों की बहुत सुनते हो आप, दूसरी पत्नियों के बारे में दूसरी पत्नियां दूसरी पत्नियों के बारे में सुन रही हैं, पति लोग दूसरे पतियों के बारे में सुन रहे हैं, गुरु दूसरे गुरु को सुन रहा है, विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी को सुन रहा है। उसके सामने खंडन करने का अवसर आता तो खंडन करेगा, नहीं तो बाद में जाके खंडन करते रहते हैं। हम यही तो करते रहते दिन भर, देखो उसने क्या बोला है जी, ऐसा थोड़ा बोलना होता है, ऐसा थोड़ा यहाँ अवसर था। अब अपने ढंग से उसका अर्थ ले करके हम उसका खंडन कर रहे हैं। ऐसे कितना करते हम लोग, ये सब रोकना चाहते हैं। ये सब न्याय दर्शन पढ़ने के लिए नहीं, ये व्यवहार के लिए, याद रखना। स्वामी जी वो तो प्रोफेशनल करते हैं। हाँ जी माता जी क्या बोला है? कहिए खंडन प्रोफेशनल करते हैं, हम लोग थोड़ी करेंगे। आप तो बहुत करते हो माता जी, यही तो समझना है आपको। हाँ, ये व्यवहार में हम एक दूसरे का इतना खंडन करते हैं, बस वो आप छल मान करके खंडन नहीं कर रहे होते, वो होता है वो छल ही है। हम पति का, पत्नी का, पड़ोसी का, फलाने का, वक्ता का, श्रोता का, पता नहीं किस किस का इतना खंडन करते, इसलिए तो हमारी मुक्ति नहीं हो रही है।
हाँ, इसलिए हमारी मुक्ति नहीं हो रही, हम इसलिए यहाँ लटके हुए हैं, हम दुनिया भर की गलतियाँ कर रहे होते हैं, कितने पाप कर रहे होते हैं, पूछो मत। अगर उसको अगर गिनाने लग जाए ना तो सिर पकड़ लेंगे हम लोग। सुबह से लेकर रात तक पता नहीं कितने छल करते हैं हम अपने लोगों के साथ, दूसरे लोगों के साथ, हमें ये नहीं पता लगता ये छल है। तो यही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों को, जब आप किसी का प्रवचन सुन लिया और प्रवचन सुन करके अब आप वहाँ तो उसके सामने बोल नहीं सकते, और जो आपके पहचानने वाला होगा तो ज़रूर पूछोगे, उसको बोलोगे, अथवा वहाँ नहीं बोल सकता, अब आकर के कितने लोगों के साथ बोलते हो, अपने लोगों के साथ, दूसरे लोगों के साथ, देखो उसने ऐसा प्रवचन किया, ऐसा थोड़ा होता है, नाव देखा हमने, ताव देखा, उसका खंडन करते जाते हम लोग, वक्ता का भी, श्रोता का भी, पड़ोसी का भी, पति का, दुनिया भर के लोगों का हम खंडन ही करते रहते, नेताओं का, दुकानदार का, पता नहीं किस किस का क्या क्या खंडन करते रहते हम लोग, हमको पता नहीं लगता हम कितना खंडन कर रहे होते हैं। जब इसको कोई विश्लेषण करके आपको बताने लग जाएगा तब आपको समझ में आएगा। इसलिए तो आप न्याय दर्शन पढ़ रहे हैं। अब ये सब पढ़ करके आपको सोचना कि मैं कितने जगहों पर खंडन कर रहा हूँ, वो अपने आप को पकड़ना है। मैं छल तो नहीं कर रहा हूँ, मैं जाति का प्रयोग तो नहीं कर रहा हूँ, मैं निग्रस्तान में तो नहीं जा रहा हूँ, मैं ये दोष तो नहीं कर रहा हूँ, मैं हेतुआभास तो नहीं दे रहा हूँ। ये तो समझना है हमको। जब ये पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा 54 प्रकार की, पता नहीं कितने प्रकार की गलतियां यहाँ पर दिखाएंगे। इतनी गलतियां हम रोज करते रहते हैं किसी न किसी रूप में, उन्हीं से हमको बचना है। ठीक है जी, समय हो गया आपका। जी धन्यवाद स्वामी जी। माता जी बाद में फिर पूछना, कल पूछना। कल का मतलब कल तो अवकाश है, कल अवकाश है, तो 20 तारीख को फिर कक्षा होगी, तब आप लोग प्रश्न करिए, प्रश्न उत्तर करिएगा, जिनके भी जो प्रश्न होंगे। स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी, ये हेत्वाभास में से कल जो अगली कक्षा होगी उसमें से पूछ सकते हैं जी? हाँ जी, हाँ जी, पीछे का कल का, पीछे का, आज का, जो भी पीछे पाठ हुआ है उन सब के बारे में कहीं का भी पूछ सकते हो आप। ठीक है जी, धन्यवाद जी। जी जी जी, तो ठीक है जी, इसको यहीं पर विराम देते हैं। तो हम फिर 20 तारीख को फिर मिलेंगे जी। ओम शांति शांति शांति।